हेलो 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 बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज का हमारा टॉपिक है बायोटेक्नोलॉजी, क्लास 12th एनसीईआरटी चैप्टर 9। आज हम सीखेंगे बायोटेक्नोलॉजी के बेसिक स्टेप्स, यानी किस ऑर्डर में बायोटेक्नोलॉजी प्रोसेस होती है। सबसे पहले बायोटेक्नोलॉजी में क्या इस्तेमाल होगा, फिर क्या होगा, फिर क्या होगा, इस तरह हम पूरा ऑर्डर सीखेंगे। सर, बेसिक स्टेप्स क्यों पढ़ा रहे हो, सीधे चैप्टर स्टार्ट करो। तो बेटा, कुछ बच्चे बायोटेक्नोलॉजी पढ़े होंगे, वो जाके अगर एनसीईआरटी को रीड करने की आप कोशिश कीजिएगा तो आपको एनसीईआरटी दिमाग में नहीं समझ में आएगा। 2 बार रीड करेंगे फिर भी नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि एनसीईआरटी में मिक्स है सारे टॉपिक्स, कोई टॉपिक का कोई ऑर्डर नहीं फिट है। इसीलिए मैं यहाँ पर सारे ऑर्डर बायोटेक्नोलॉजी के बताऊंगा, ताकि आपके दिमाग में पूरी कहानी शुरू से लेके आखिरी तक चलती रहे और कहीं कुछ मिक्स ना हो। ठीक, आइए आज का हमारा टॉपिक बेसिक स्टेप्स, जिससे पूरी बायोटेक्नोलॉजी सीखनी है हमको, उसको सीखते हैं। अब बायो का मतलब होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल लिविंग ऑर्गेनिज्म में करा दिया जाए और उससे हमारे काम का प्रोडक्ट बनाए तो उसे बोलते हैं बायोटेक्नोलॉजी। इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, कोई अपनी काम की सेल ले लेते हैं। सबसे पहले आप स्टेप्स देखिए क्या होगा। आप मुझे बताइए, आप सभी ने सुना होगा डायबिटीज पेशेंट, उनमें क्या होता है, उनमें ब्लड ग्लूकोज की लेवल ज्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से सेल्स इनटेक नहीं कर पाता, ग्लूकोज को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता, सेल में ग्लूकोज की लेवल कम हो जाती है, जिससे एटीपी नहीं बन पाता, जिससे एनर्जी नहीं मिल पाती, जिससे हमारा बॉडी फंक्शन परफॉर्म नहीं हो पाता। तो ऐसे पेशेंट्स को दिया जाता है इंसुलिन का शॉट। सभी ने सुना होगा, इंसुलिन के शॉट्स दिए जाते हैं, जो क्या करता है, ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम कर देता है। ठीक, अब मैं आपको यहां टेक्नोलॉजी की मदद से इंसुलिन का बनाना सिखा देता हूं। इसी तरह की प्रोसेस सब सामान बनाने में होगी। ठीक, जनरल प्रोसेस है ये यहाँ पर। तो मैं आपको इंसुलिन बनाना सिखाता हूँ। इंसुलिन नॉर्मल सेल्स, मेरी जैसे मुझे डायबिटीज नहीं है, तो मेरी हेल्दी सेल्स हैं, वो सेल्स नॉर्मली फंक्शन परफॉर्म कर रही, नॉर्मल इंसुलिन बना रही है कि नहीं। तो मैंने एक हेल्दी ह्यूमन की सेल ले ली, आंखें भी बना दे रहे हैं आप यहाँ पर। कोई भी, ये बेसिक है, मतलब यहाँ जो जनरल प्रोसेस हो रही है वो सब में फॉलो होगी। मैं यहाँ केवल इंसुलिन बनाना आपको सिखा रहा हूँ। स्टेप ध्यान से देखिएगा। ह्यूमन ले लिया मैंने, इससे मैंने काट के एक सेल निकाली। अब ह्यूमन की सेल यूकैरियोट होती है और उसमें आउटर लेयर आपकी क्या होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उसके अंदर क्या भरा होता है, साइटोप्लाज्म भरा होता है, माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है, राइबोसोम होंगे, आपका न्यूक्लियस होगा, जिसमें जो न्यूक्लियर इन्वेलप उसको कवर करता है कि नहीं। इससे अटैच आपके क्या होंगे, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी अपरेचस, है याद है कि नहीं, वेसाइकल। ठीक, ये मैंने जनरल यूकैरियोटिक सेल ह्यूमन की बना दी है। अब इधर ध्यान दीजिए, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर हमारा पाया जाता है डीएनए, जो हमारा पूरी सेल्स का फंक्शन को कंट्रोल करता है। हम खोज में निकले हैं इंसुलिन बनाने वाली जीन का। तो ह्यूमन के ये जो आउटर सेल मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, गोल्गी अपरेचस, जो एक्स्ट्रा सामान है, इसको हमें निकालना है। तो हमारा यहाँ सबसे पहला स्टेप था डिजायर्ड सेल को लेना, पहला काम। ठीक, अब दूसरा काम हमारा है कि सेल से हमें डीएनए निकालना है, जो हमारा जीन बनाएगा, जिसके अंदर जीन होता है और वही जीन हमारा इंसुलिन बना रहा है। तो मुझे अब इसको साफ करना है।
डीएनए को बाहर निकालने के लिए तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन हटाएंगे, साइटोप्लाज्म हटाएंगे, सब जितने अप्रेचस है वो सब हटा देंगे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को हटाया जाएगा। क्लियर हो रहा है? अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस के अंदर हमारा डीएनए है, आरएनए है, प्रोटीन है। ठीक, हमें चाहिए केवल डीएनए, तो हमें आरएनए और प्रोटीन को भी हटाना होगा। इसको हटाने के बाद जो हमारे पास आइसोलेट करने के बाद जो डीएनए बनता है वो कुछ इस तरह हो जाएगा आपका। ठीक, ये मैंने केवल डीएनए को बाहर निकाल के दिखाया है। ये स्टेप हमारी सेकेंड स्टेप कहलाएगी, जहां हम आइसोलेशन ऑफ डीएनए का करते हैं। ठीक, यहां तक क्लियर है? अब इस डीएनए में 46 क्रोमोसोम है, उसमें से कोई छोटा सा सेगमेंट हमारा इंसुलिन बना रहा होगा, इंसुलिन की प्रोटीन। तो हमें ये बहुत बड़ा डीएनए नहीं चाहिए, तो हम क्या करते हैं, इस डीएनए को काट देते हैं, कैंची लाते हैं, जैसे पेपर को कैंची से काटते हो वैसे ही यहाँ पर डीएनए को काटने की कैंची का नाम होता है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। इसको हम मॉलिक्यूलर सीजर भी कहते हैं, जो मॉलिक्यूल के लेवल पे काटती है डीएनए को। अब मैंने इसको जब काटा कई टुकड़ों में रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की मदद से, तो हमारा डीएनए कुछ इस तरह दिखने लगा। ये कई सारे टुकड़े हैं डीएनए के, कोई छोटा कोई बड़ा, है कि नहीं? ये कई सारे टुकड़े मैंने डीएनए के तोड़ दिए हैं, जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के बाद हमें दिखते हैं। अब इन सब टुकड़ों में हमारा काम का जीन यानी काम का डीएनए मान लीजिए ये है, जो हमारा इंसुलिन की प्रोटीन बनाता है। अब हमें इन सब डीएनए से केवल ये डीएनए निकालना है। इसके लिए हमारे पास एक टेक्निक है जिसे बोलते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ये एक टेक्निक है जिससे हम अपने काम का जीन यानी डिजायर्ड जीन को कट कर लेते हैं और बाहर निकाल लेते हैं। इससे हम अपने काम का जीन निकालते हैं। तो मैंने इसको कट किया इस पूरे डीएनए से और निकाल के यहां दिखा दिया। ठीक, अब जब मैंने ये सब प्रोसेस करी तो मैंने देखा कि यहाँ पर जो मेरा डीएनए है, मैंने इतनी मेहनत के बाद जिसे पाया है, अगर मैं इसको ही इस्तेमाल में लेता हूँ तो मेरी पॉसिबिलिटी कम है कि मुझे अपना काम का सामान आगे मिल पाए। तो मैं क्या कराता हूँ, इसकी फोटो कॉपी करा देता हूँ। जैसे कॉपी की फोटो कॉपी कराते 1 से 2 एकदम आइडेंटिकल बनते हैं, वैसे यहाँ इस डीएनए की फोटो कॉपी में करा देता हूँ और कई सारे डीएनए बना देता हूँ। इस डीएनए की फोटो कॉपी के टेक्निक को, इनके नंबर को बढ़ाने को एक टर्म से होता है पीसीआर, जिसका फुल फॉर्म है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ठीक, ये सब हम डिटेल में आपको पढ़ाएंगे, एक एक स्टेप। तो यहां पर आपकी डीएनए की कई सारी कॉपी तैयार हो गई है डिजायर्ड जीन की। ये हमारा थर्ड स्टेप था। स्टेप आप अब इसको पूरा नोट डाउन कर लीजिए। ये फोर्थ स्टेप था, ये फिफ्थ स्टेप था। ये डायग्राम आप नोट करिए, इसी के नीचे और आएगा। बिल्कुल परेशान मत होना, एक एक स्टेप मैं आपको डिटेल में आगे पढ़ाऊंगा। ठीक, ध्यान दीजिए।
जो 5th स्टेप के बाद पीसीआर में आपके कई सारे डीएनए जो मैंने बनाए थे, उसमें से कुछ डीएनए मैं बना के दिखा रहा हूँ यहाँ। तो ये जो डीएनए है, जो हमारा डिजायर्ड जीन है, जो हमारा काम का जीन है, ये आगे जाके आरएनए बनाएगा, आरएनए से प्रोटीन बनेगा, यही प्रोटीन तो हमारे काम का है, यही प्रोटीन इंसुलिन प्रोटीन है जो हमारे पेशेंट्स को देना है। ठीक, तो हमारा डिजायर्ड जीन हमने निकाल लिया है बाहर। अब बच्चों मुझे बताओ, जीन सेल के बाहर किसी काम का है? इसको मैंने सेल से बाहर निकाल के यहाँ पर रख दिया, तो ये कुछ कर पाएगा? कुछ नहीं कर पाएगा। यानी सेल के बाहर जीन बेकार है, इसका कोई फंक्शन नहीं है। इसीलिए साइंटिस्टों ने इसको भेजने के लिए एक व्हीकल, एक सामान तैयार किया जिसे बोलते हैं वेक्टर। ये टेस्ट ट्यूब लिए, इसके अंदर खूब सारे मैंने वेक्टर तैयार किए हैं। कोई बड़ा करके एक दिखा दे रहा हूं, कुछ इस तरह रहता है। अरे भाई, आपका प्लाज्मिड जो है, प्लाज्मिड जानते हैं ना, सर्कुलर शेप में, तो उसी का एडवांस वर्जन, उसको मॉडिफाई साइंटिस्ट करके बनाते हैं, उसे बोलते हैं वेक्टर। या और भी एनसीईआरटी में टर्म लिखा है इसके बारे में, क्लोनिंग वेक्टर, क्योंकि ये क्या कराएगा? क्लोन कराएगा, कॉपी कराएगा। अब यहाँ पर ये आपका डिजायर्ड जीन है, ये आपका क्लोनिंग वेक्टर है, ये पूरा आपका डीएनए है। ठीक, तो इस डीएनए को काटने के लिए हमें मॉलिक्यूलर सीजर की जरूरत होगी। तो हमने यहाँ पर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से, जिस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से काट के हमने ये डीएनए बनाया था, उसी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से काट के हम इस वेक्टर को काटेंगे। तो काट के कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर हमें दिखाई देता है। ठीक, देखिए यहाँ पर बीच में खाली हिस्सा रह गया है। अब हमें इस डिजायर्ड जीन को इस खाली हिस्से में लाके फिट करना है। कैसे फिट होगा? देखिए, जैसे कॉपी पेज जोड़ने के लिए आप ग्लू का इस्तेमाल करते हैं और कॉपी पेज जोड़ते हैं, वैसे ही यहाँ पर डीएनए को जोड़ने के लिए जिस ग्लू का इस्तेमाल करते हैं उसे बोलते हैं डीएनए लाइगेज। ये दो डीएनए को जोड़ देता है। तो एक डीएनए ये है, एक डीएनए ये है। इनको जब यहाँ पर भेजा गया तो इस डीएनए को यहाँ पर जोड़ दिया गया। ठीक, अब इस वेक्टर के लिए ये सेगमेंट डीएनए का तो एक फॉरेन ऑब्जेक्ट है, दूसरे जगह से आया हुआ है, तो यहाँ पर इस जीन को फॉरेन जीन भी बोलते हैं या फॉरेन डीएनए। ठीक, ये हमारा दुनिया का पहला रिकॉम्बिनेंट डीएनए तैयार हो गया है। क्योंकि हमने इस प्रोसेस से बनाया है, तो हमारा ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए तैयार हुआ है। टर्म देखिए, री का मतलब होता है दोबारा, कंबाइन का मतलब जुड़ना। दोबारा जुड़ के डीएनए का जो बनता है उसे रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहते हैं। अब इस डीएनए को के पास ताकत होती है क्लोन करने की, अपने आप को कॉपी बनाने की। जब मैं ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाता हूँ तो बच्चों के मन में डाउट आता है, वो कहते हैं कि सर ये आपका वेक्टर है, आपने डीएनए लाइगेज को डाला है, जरूरी तो नहीं है कि इस वेक्टर से ये डीएनए आके जुड़े। मतलब, इसका मतलब, बच्चे सही सोच रहे हो आप,
जरूरी नहीं है कि आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए तैयार हो हमेशा। ये आपका जो वेक्टर है डीएनए लाइगेज की मदद से हो सकता है खुद से ही जुड़ जाए, समझे? खुद से ही जुड़ गया, ये ऐसे आके ऐसे करके ऐसे जुड़ गया। तो ये जो डीएनए है ये रिकॉम्बिनेंट नहीं है, इसीलिए इसका टर्म बोला जाता है नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए। तो आपके पास दो तरह के डीएनए तैयार हो गए जोड़ते समय, एक नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए, एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ठीक, क्लियर है? तो हमारा 6th स्टेप क्या था? क्लोनिंग बनाना। पहले तो क्लोन वेक्टर आपका तैयार होना चाहिए। 7th स्टेप क्या हो जाएगा? रिकॉम्बिनेंट डीएनए का बनाना। अब आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए तैयार हो गया है। अब है तो ये भी डीएनए ही, बिना कोई सेल के, बिना लिविंग सेल के अंदर जाके ये डीएनए बाहर तो कोई काम का नहीं है। इसीलिए इस डीएनए को हम एक सेल के अंदर डालते हैं। जिस सेल के अंदर हम डालते हैं उस सेल को हम बोलते हैं होस्ट सेल, क्योंकि ये इस फॉरेन ऑब्जेक्ट को, फॉरेन डीएनए को रख रहा है, संभाल रहा है, ये होस्ट है, इसीलिए इस सेल को बोलते हैं होस्ट सेल। ठीक, तो यहां पर जो मैं एक सेल बना दे रहा हूं, इसमें मैं डाल के अपना आपका डीएनए डाल रहा हूं। मान लीजिए मैं होस्ट सेल एक बैक्टीरिया को बना दे रहा हूं, कोई भी हो सकती है, बैक्टीरिया में बना दे। ठीक, ये कौन है? आपकी होस्ट सेल। अब पॉसिबिलिटी है कि ये वाला डीएनए आके इसमें लग जाए, ये वाला डीएनए भी इसमें आके लग जाए, क्योंकि ये पूरी प्रोसेस एक टेस्ट ट्यूब के अंदर ही तो चल रही है, तो कुछ भी हो सकता है। तो अब इसके अंदर ये डीएनए भी आ सकता है रिकॉम्बिनेंट वाला, और ये डीएनए भी आ सकता है नॉन रिकॉम्बिनेंट वाला। तो इसकी वजह से यहाँ पर मैं 3 पॉसिबिलिटी इसकी तैयार हो जाती है। ठीक, इस डीएनए को इस सेल के अंदर भेजने के प्रोसेस को इंसर्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहते हैं, यानी डीएनए को होस्ट सेल के अंदर भेजना। ये आपका कहलाता है 8th स्टेप। इसको उठाओ डायरेक्ट इसमें भेज दो, ऐसा पॉसिबल नहीं होता। आपका जो सेल है इसकी जो आउटर लेयर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये फॉस्फोबाइलिपिड की होती है, ये आपका हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल्स को अंदर आने से रोकती है। याद आ रहा है, 11 में पढ़ा था। तो ये आपका डीएनए निगेटिवली चार्ज होता है, हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल होता है। इस वजह से जब ये डीएनए सेल के अंदर जाता है तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को भेद नहीं पाता, पार नहीं कर पाता, इसलिए इसको भेजने के लिए कई सारे मेथड होते हैं। उस मेथड के सीखने में हम इंसर्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए के अंदर सीखेंगे। अब कुछ मेथड लगाने के बाद हमने डीएनए को अंदर भेज दिया, तो आपकी कौन कौन सी सेल तैयार हुई इधर देखिए, नोट कर लीजिए पहले इतना। अब इधर देखिए, ये मैंने बैक्टीरिया की सेल बनाई है। यहाँ पर 3 पॉसिबिलिटी साइंटिस्टों ने पाई है जब हम वेक्टर डीएनए को होस्ट सेल के अंदर डालते हैं। पहले तो मैं बैक्टीरिया का नॉर्मल डीएनए बना देता हूँ, प्रोकैरियोट सेल है इसीलिए डीएनए ऐसे ही पड़ा रहता है, साइटोप्लाज्म में फ्रीली मूव करता है। ठीक, अब 3 क्या होती है? सबसे पहला रहता है कि जहां पर बैक्टीरिया के अंदर ये डीएनए का मॉलिक्यूल अंदर ही ना आ पाए, यानी जो आपका 8वां स्टेप है वो ही ना हो पाए, इंसर्शन ना हो पाए, तो ऐसी सेल को जहां पर फॉरेन डीएनए या वेक्टर डीएनए नहीं पहुंच पाता, उस सेल को बोलते हैं नॉन ट्रांसफॉर्मेंट सेल। ट्रांसफॉर्म मतलब बदलना, ना बदलना इज नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। ठीक,
एक आपका पॉसिबिलिटी होता है कि आपका ये वाला डीएनए पहुंच जाए, जो है तो वेक्टर डीएनए लेकिन रिकॉम्बिनेंट नहीं है, तो इस तरह के सेल को बोलते हैं ट्रांसफॉर्म सेल, लेकिन नॉन रिकॉम्बिनेंट वाला। ठीक, एक पॉसिबिलिटी होती है कि आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए पहुंच जाए, तो यहां पर मैं आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना दे रहा हूं। यही हमारे काम की सेल है, इस सेल को बोलते हैं ट्रांसफॉर्म सेल, ट्रांसफॉर्म रिकॉम्बिनेंट सेल। यही सेल हमारी काम की है, क्योंकि इसमें हमारा डिजायर्ड जीन आ गया है, फॉरेन जीन आ गया है, जो हमारा डीएनए से आरएनए और आरएनए से प्रोटीन बनाएगा। ठीक, अब ये ट्रांसफॉर्म सेल को एक और टर्म बोलने लगते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। पूरा नहीं लिख रहे हैं हम, शॉर्ट में लिख दे रहे हैं, GMO। क्या नाम है? जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। ये सेल अब जब खुद डिवाइड करेगी, 1 से 2 बनाएगी, तो अपने वेक्टर को, एक्स्ट्रा डीएनए को भी तो डिवाइड कराएगी। तो जब वो डिवाइड होगा एक्स्ट्रा डीएनए, तो इसका डीएनए से बनने वाला प्रोटीन, उसका संख्या भी तो बढ़ता जाएगा। कैसे? ये आपका जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म तैयार हो गया है। यहाँ तक कि जितने स्टेप हैं उसे जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर आते हैं। आपके बायोटेक्नोलॉजी में 2 हैं, एक जेनेटिक इंजीनियरिंग है, एक बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग है। ठीक, तो आपका जो ऊपर के जितने भी स्टेप्स थे जीएमओ बनाने के पहले तक, जीएमओ के बनने तक, वो जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर आते हैं। अब इसके बाद इसका कल्टीवेशन, इससे प्रोडक्ट बनाना, उसका मल्टीप्लिकेशन, उसको प्रोसेस कराना, उसको मार्केट में बेचना, ये सब आता है आपका बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग के अंदर। ठीक, कैसे होता है? ये आपका जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बन गया है, जिसमें आपका वेक्टर है, जिसमें आपका डिजायर्ड जीन है, जो आपका इंसुलिन प्रोटीन बनाता है। अब इस बैक्टीरिया को क्या करा दिया जाएगा? डिवाइड करा दिया जाएगा माइटोसिस के जरिए, मीडियम प्रोवाइड कराया जाएगा सॉल्यूशन का, ये 1 से 2 हो जाएंगे, फिर 2 से 4 हो जाएंगे, इसी तरह ये डिवाइड करते चले जाएंगे, 4 से 8, 8 से 16, इस तरह इनका संख्या खूब बढ़ता चला जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, जिस पेट्री डिश में इसको ग्रो करा रहे हैं, जिस बैक्टीरिया को, इनकी कॉलोनी से हम आइसोलेट कर लेंगे अपना डिजायर्ड जीन, यानी हम आइसोलेट करेंगे अपना डिजायर्ड प्रोडक्ट को, उसको फिर प्योरीफाई करेंगे, यानी साफ सफाई करेंगे, उसको प्योर फॉर्म में लाएंगे। उसके बाद उसका क्वालिटी का टेस्ट भी करेंगे कि क्या वो सही है इंसान के इस्तेमाल के लिए। उसके बाद हम उसका करेंगे पैकेजिंग, मतलब उसको पैक करके अब वो मार्केट में बेचने के लिए तैयार हो जाएगा। तो ये दोनों प्रोसेस आपका बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग के अंदर आता है, और ये आपका कल्टीवेशन भी उसका। ठीक, अब यहाँ पर ये जो आपका क्लोनिंग वेक्टर है, इसमें प्रेजेंट होता है ORI। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है क्लोनिंग वेक्टर का। क्यों? क्योंकि इस ORI की वजह से ही ये वेक्टर, ये प्लाज्मिड, ये नया रिकॉम्बिनेंट डीएनए आपका डिवाइड करता है। ये ORI रिस्पॉन्सिबल है इसके डिवीजन के लिए बैक्टीरिया के अंदर, यानी ORI का फुल फॉर्म है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। इस ORI का नंबर डिसाइड करता है कि ये प्लाज्मिड कितना डिवाइड करेगा। अगर ORI का नंबर 1 है तो ये प्लाज्मिड के अंदर 1 रहेगा, अगर 2 है तो यानी ये एक बार में 2 डिवाइड करेगा। इसका मतलब ORI का नंबर आपका नंबर ऑफ प्लाज्मिड डिसाइड करता है कि कितना आपका प्लाज्मिड मल्टीप्लाई करेगा, प्लाज्मिड का रेप्लिकेशन। ठीक, सारा स्टेप डिटेल में आगे आएगा। अगर आपको ये पूरा बायोटेक्नोलॉजी प्रोसेस समझ में आ रहा है और आप आगे का स्टेप अपना करंट में चलाना चाहते हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो तुरंत आपके यूट्यूब चैनल में